हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नई वीडियो पे चलेंगे जिसमें हम पार्ट 2 हमारा जो है वीडियो, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आगे फर्दर चैप्टर में होता है। तो सबसे पहले हम चैप्टर 7 की जैसे बात कर रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सेकंड पार्ट है, क्लास 10th टॉपिक है एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ विक्रम चौहान। नाउ रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? लास्ट टाइम हमने स्टिमुलस के बारे में पढ़ा था, अब हम ये जानते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें रिस्पॉन्स मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला रिस्पॉन्स जिसे हम वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, द रिस्पॉन्सेज दैट आर इन आवर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज, जैसे कि चलना या लिखना। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हमारी हार्ट बीट, वॉमिटिंग और सांस लेना। ये हम कंट्रोल नहीं करते। हाँ, सांस लेना कई बार हम ये कहते हैं कि सर वो मैं रोक सकता हूँ, बट व्हाट अबाउट व्हेन यू आर स्लीपिंग? आप जब सो रहे होते हो तब क्या होता है? इट मीन्स कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो अपने आप में ही कंट्रोल हो रही है। एंड सम अदर responses that are called reflex actions that are controlled by spinal cord, जिन्हें कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। जैसे कि किसी भी गर्म चीज पे हाथ लग जाना, उससे अचानक खींच लेना, तो इस तरह को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज कहते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास आप देख रहे होगे, यहाँ पे हार्ट बीट हो रही है, एक व्यक्ति चल रहा है, लिखना है, ये सभी हमारे तक के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं। इनको हम फर्दर बाद में पढ़ेंगे। अब अब हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स, कि रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। टचिंग अ फ्लेम, किसी भी फ्लेम को हाथ लगाना। आपके सामने अचानक कोई बस आ जाती है, सड़क पे जा रहे हो तो आप अचानक साइड हो जाते हो उसके हॉर्न की आवाज़ सुन के। तो ये हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। और इसके अलावा मुंह से पानी आ जाना, अगर हम किसी भी स्वादिष्ट भोजन के बारे में सुन रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं या देखते हैं, तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। जैसे कि ये एग्जांपल आप सामने देख रहे हो, ये नी जर्क मेथड है, जिसमें जैसे कोई भी आपके घुटने पे मारते हैं तो आपका पैर आगे की तरफ जाता है। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अब रिफ्लेक्स एक्शन की हम बात कर रहे थे तो उसको स्टडी करेंगे अच्छे से। रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक, अचानक होने वाला और तुरंत रिस्पॉन्स होता है जो किसी स्टिमुलस के लिए होता है, जैसे कि नी जर्क मेथड, चलना, हमारे पास हाथ अचानक दूर कर देना किसी भी गर्म चीज पे से। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। अब इसकी नीड क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्शन की नीड इसलिए होती है, मान लो आप बाईसाइकिल पे जा रहे हो और अचानक आपके सामने कोई बच्चा आ जाए या कोई पत्थर आ जाए, तो आप अचानक आपको ब्रेक लगानी पड़ जाती है। तो ये एक प्रकार का रिफ्लेक्स है। आप सोचते नहीं हो कि मुझे ब्रेक लगानी है, अब मैं रोकूंगा, वो अचानक होता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इट मे बी हार्मफुल फॉर यू, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपको चोट ज़्यादा लग सकती है। इसी तरीके से मान लो अचानक आपके साइकिल के साथ में किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप हैंडल को मोड़ लेते हो, आप टर्न कर जाते हो, तो ये एक रिफ्लेक्स एग्जाम्पल है। तो ये हमने रिफ्लेक्स के बारे में सुना और किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसी तरह से अगर आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया है और अचानक हाथ वहाँ से हटा लेना, वो आपका एक रिफ्लेक्स है जो कि आपको ज़्यादा हार्म होने से बचाता है, क्योंकि वो उस समय पर ज़रूरी भी होता है। ओके, तो अब ये हमने पढ़े थे नीड क्या है रिफ्लेक्स एक्शन के। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। रिफ्लेक्स आर्क में जो पाथ फॉलोड किया जाता है नर्व इम्पल्स के द्वारा किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में, वो हमारा रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। रिफ्लेक्स आर्क में हम जो पाथ इम्पल्स क्या होता है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। अब इसमें होता क्या है, आप देख रहे होगे यहाँ पे, जैसे आपके हाथ किसी गर्म चीज पे लगा था, तो ये मैसेज आपके हाथ से स्पाइनल कोड तक जाता है, स्पाइनल कोड से डायरेक्ट आपकी फिर मसल्स पे जाता है, और क्या होता है, फिर ये आपको रोक लेता है, आप हाथ वहाँ से हटा लेते हो, तो ये रिफ्लेक्स आर्क होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सॉरी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या होता है? ये मेन
थिंकिंग प्रोसेसिंग यूनिट होता है हमारी बॉडी का। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को पूरे बॉडी के जो भी मैसेजेस आते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर वो मैसेज पूरी बॉडी में रिस्पॉन्स देने का काम जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो लिंक करने का काम करता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इट मीन्स the nervous system parts whose connecting body with CNS is called peripheral nervous system। तो peripheral nervous system में हमारे पास एक होता है स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। जो नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। नाउ इसके बाद हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फोरब्रेन, फोरब्रेन का मेन जो काम होता है इसमें हम पढ़ेंगे कि फोरब्रेन थिंकिंग पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो हम जो भी सोचने का काम कर रहे होते हैं वो हमारा फोरब्रेन करता है। इसके अलावा हमारे पास जो वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल में होते हैं, हमारी जो मेमोरी होती है, और जो भी हम सिग्नल रिसीव करते हैं बॉडी पार्ट से, फिर उसको सोचने के बाद, इंटरप्रीट करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद उसका रिस्पॉन्स जो आगे बॉडी पार्ट से भेजते हैं वो भी इसी से होता है। हंगर जो भूख हमारी होती है वो भी इसी से कंट्रोल होती है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है? मिड ब्रेन जो होता है हमारे पास प्यूपिल साइज को कंट्रोल करता है, जैसे कि तेज लाइट आ जाती है या फिर और प्यूपिल साइज छोटा करना होता है, या अंधेरे में हमें ज़्यादा नज़र आना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे हमारी आइज में ताकि हमें अच्छे से नज़र आ पाए। तो ये मिड ब्रेन का काम होता है, यानी कि प्यूपिल साइज को रेगुलेट करना और हमारी हेड, नेक और गर्दन के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है मिड ब्रेन का। नाउ हाइंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो होता है इसके डिफरेंट वर्क्स होते हैं, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, बट ज़्यादातर जो काम ही कर रहा होता है, एक रेस्पिरेशन कंट्रोल कर रहा होता है, वॉमिटिंग कंट्रोल कर रहा होता है, हार्ट बीट और बॉडी बैलेंस को ये मेंटेन करने का काम करता है। ओके, तो फोर ब्रेन के काम मैंने जो बताए थे वो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। इट इज़ अ थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस, इट स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। जो हमारी मेमोरी को बनाने का काम होता है वो फोर ब्रेन में ही होता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो मैसेज आते हैं उनको इंटीग्रेट यहाँ पर किया जाता है, और हमारे हंगर से रिलेटेड जो सेंटर वो भी फोर ब्रेन में ही है। नाउ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में जो कंट्रोल्स होते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे कि पेपल साइज का चेंज करना और रिफ्लेक्स मूवमेंट हेड, नेक और ट्रंक की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। सेरिब्रम, सेरिबेलम जो होता है हमारे पास वो बॉडी पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा वॉलंटरी एक्शंस जैसे कुछ हद तक पेन को उठाना हमारे पास, उनको भी कंट्रोल करने का ये काम करता है। मेडुला क्या काम करता है? मेडुला हमारे हाइंड ब्रेन का सेकंड पार्ट है, और ये हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग। नाउ पॉन्स, पॉन्स इन्वॉलंटरी एक्शन जैसे रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करना, ये इसका काम होता है। जैसे ही कभी भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है तो रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाने का काम यही करते हैं। ओके, ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की हम बात करें कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो हमारा होता है इसमें मेन पार्ट जो होता है वो 3 पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन, जिसमें आपको ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट और ये पिंक कलर नजर आ रहा है, ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है जिसे सेरिब्रम कहते हैं। इसको डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके आप नाम आगे देख रहे हो। फिर इसमें हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस ये दोनों भी हमारे पास फोर ब्रेन के ही पार्ट हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। नाउ उसके बाद हमारे पास होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हाइपोथैलेमस, और जो हमारा पॉन्स है उसके बीच का जो पार्ट है वो हमारे पास मिड ब्रेन है। पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, दीज 3 आर द पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन। वेरी गुड। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोटेक्शन कैसी होती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। अब हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमें सारी चीज़ कंट्रोल करने में, कोऑर्डिनेट करने में, और इसको अगर प्रोटेक्ट ना किया जाए तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। अब इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी पे जैसे आप स्कल जिसे हम जानते हैं वो हमारा प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम।
तो आप देख रहे होगे हमारे पास ब्रेन यहाँ पे है और ब्रेन के आउटर साइड में एक लाइनिंग नजर आ रही है, ये हमारा स्कल है और ये स्कल ही है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है स्कल के अंदर, जिसे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं और ये फ्लूइड हमारे ब्रेन को जर्क या झटके से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो नीचे हमारे पास एक ट्यूब जा रही है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, आप देख रहे होगे, तो इसको वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। तो यानी कि हमारा ब्रेन जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उससे कंट्रोल करता है वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू कि कैसे कोऑर्डिनेशन नर्व्स और मसल्स के बीच में होता है। अब इसमें स्टिमुलस जैसे सबसे पहले कोई भी हम रिसीव करते हैं तो वो मैसेज आगे जाएगा हमारे पास सेंसरी ऑर्गन के पास जहाँ की रिसेप्टर्स होते हैं। फिर वहाँ से मैसेज कौन लेके जाएगा? सेंसरी नर्व। ये सेंसरी नर्व मैसेज लेके जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा और रिस्पॉन्ड जनरेट होगा। फिर ये रिस्पॉन्स जो होता है मोटर नर्व की हेल्प से जाएगा अब मसल्स के पास। अभी जो सेंसरी नर्व लेके मैसेज आ रही थी और मोटर मैसेज लेके जा रही हैं, तो ये एक प्रकार का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। मसल्स में क्या होता है? अब यहाँ पे मसल्स प्रोटीन में रीअरेंजमेंट होगी जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एक नया स्टिमुलस बने जिसमें क्या होगा, मसल्स छोटी हो जाएंगी और मूवमेंट हमारी हो जाएगी एंड दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स, जिसे हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी स्टडी कर सकते हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। हमारे पास ब्रेन में मैसेज जाता है, फिर ब्रेन से मैसेज हमारे पास आता है सीएनएस के थ्रू, फिर सीएनएस के अंदर से हमारे पास वो जाता है मैसेज मसल्स के पास और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो इस तरह से मूवमेंट होती है हमारी मसल्स की और ये कोऑर्डिनेट कौन कर रहा होता है? हमारा ब्रेन्स। नाउ अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है। जैसे कि हमने अभी सुना और पढ़ा कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, बट स्टिल इट हैव सम लिमिटेशंस। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इसमें सिर्फ वहीं पर मैसेज जाएगा जहां पर ये नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है, और जहां पर नर्व टिश्यू नहीं है वहां पर मैसेज नहीं जा पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है। दूसरी कमी क्या है इसके अंदर, कि जब एक बार मैसेज जनरेट हो जाता है और वो ट्रांसमिट हो रहा है किसी नर्व के थ्रू, तो जब तक वो दोबारा रेस्ट पे ना आ जाए, इट कैन नॉट टेक द सेकंड मैसेज, वो सेकंड मैसेज को लेके नहीं जा सकती। इससे आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि अगर मैं किसी से फोन पर बात कर रहा हूँ तो कोई सेकंड पर्सन मुझे बात नहीं कर सकता, बिकॉज कि मेरा फ़ोन पहले ही एंगेज है। हाँ, अगर मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ फिर कोई कॉल करता है तो वो रिसीव हो सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास लगभग कुछ ऐसा हमारी ब्रेन में होता है, यानी कि मैसेज जब नर्व एक बार लेके जा रही हो तो वो दूसरा मैसेज दोबारा रिसीव नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारे पास, जो नर्वस सिस्टम होता है ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता, तो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती नर्वस सिस्टम से, वहाँ पर कोई भी नर्व टिश्यू नहीं होती है। इसके अलावा एक और लिमिटेशन इसकी होती है कि हमारे बॉडी के अंदर कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को एक साथ कंट्रोल करना होता है, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाते। तो अगर हम चाहते हैं कि एक समय पे बहुत सारे ऑर्गन्स कंट्रोल किए जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी एक और भी होती है कि जब इसमें वर्क होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मैसेज शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो इन सभी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमारी बॉडी एक न्यू मैकेनिज्म को अडॉप्ट करती है जिसे कहा जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन या फिर केमिकल कम्युनिकेशन। तो केमिकल कम्युनिकेशन के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये सभी क्या करता है केमिकल कम्युनिकेशन, हमारे पास जितने भी लिमिटेशंस इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस की है उसको ओवरकम करने का काम करता है। तो आई होप आपको ये सब समझ आएगा अच्छे से। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इसका आपको फिर रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू।